फाइनल फेज माइनस इनिशियल, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, फेज ओमेगा टी, ये कैंसिल हो गया तो फेज डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ईएमएफ को लैग बिहाइंड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाई टू से, व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी इंडक्टर। यह आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज अगर करंट लैग बिहाइंड कर रहा है ईएमएफ को बाई फेज एंगल पाई बाई टू, इसका मतलब ईएमएफ जो है वो लीड करेगा बाई फेज एंगल पाई बाई टू। किसको लीड करेगा, वो ईएमएफ लीड दी करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू। अगर करंट लैग बिहाइंड कर रहा है, करंट कितना लैग बिहाइंड कर रहा है, पाई बाई टू एंगल से, तो ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा बाई फेज एंगल पाई बाई टू। अब आपने किया था कि अगर एसी पास कर रहा है प्योर ओमिक रजिस्टर में, तो करंट और वोल्टेज जो थे, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज क्या थे, सेम फेज में थे। बट इस केस में क्या प्रूव कर दिया, व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी प्योर इंडक्टर, करंट लैग बिहाइंड दी ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई टू, या फिर ईएमएफ लीड दी करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू। नाउ अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, सो कंटिन्यू विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके पास क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये ई और आई था, मीन्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी है और करंट भी है, ये ओमेगा टी है। फर्स्ट आप ड्रॉ करोगे ईएमएफ को ना, ये आपके पास ईएमएफ आ गया। अब आपने ये आपके पास क्या था, पाई बाई टू था, ये पाई था, ये थ्री बाई पाई बाई टू था, और ये आपके पास क्या था, टू पाई था। अब देखो करंट ईएमएफ तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, अगर टाइम जीरो है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बट करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाई टू से। तो आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसकी आ गई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की और अल्टरनेटिंग करंट की, व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी प्योर इंडक्टर। और अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये आपके पास क्या आ गया, ईएमएफ। देखो साइन ओमेगा टी, तो थीटा आपके पास एट एनी टाइम क्या होगा, ओमेगा टी होगा। बट करंट क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाई टू। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। करंट इज लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई टू। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम मीन्स जिसमें अल्टरनेटिंग करंट हो और अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो विद फेज एंगल। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि इन दोनों के बीच फेज एंगल कितने हैं, पाई बाई टू है। बट करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड कर रहा है ईएमएफ को बाई फेज एंगल पाई बाई टू। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी प्योर इंडक्टर। अब देखो ये एक्सएल था ना, एक्सएल होता है ओमेगा, और ओमेगा आपके पास क्या है, टू पाई अपॉन टी मीन्स टू पाई न्यू इंटू एल। अब मैंने चेक करना है फॉर डीसी। डीसी के लिए इंडक्टर का क्या रोल है, अगर डीसी है तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। तो एक्सएल जो है वो क्या होगा आपके पास, टू पाई इंटू जीरो इंटू एल। इट मीन्स एक्सएल तो जीरो बन गया। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन डीसी इज connected across the inductor, there is no inductance. No inductance means zero resistance. Inductance simply क्या है, inductance got the unit of resistance। इसका मतलब ये resistance ही inductance है। तो अगर एक्सएल जीरो है मीन्स डीसी के केस में, अगर एक्सएल जीरो है मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है, तो नो रेजिस्टेंस का मतलब इस डीसी को, डीसी जो वो इंडक्टर में इजी फ्लो करेगा।
एक्सएल आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो बोलते हैं जो इंडक्टर है वो ऑफर करता है इजी पाथ फॉर डीसी, बट एसी के लिए क्या होगा, एक्सएल क्या होगा, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि एसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी फाइनाइट है तो एक्सएल भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसका मतलब वो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, मीन्स वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस है। तो जब एसी आप इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, रजिस्टिव पाथ होगा। बट अगर आप डीसी कनेक्ट करेंगे इंडक्टर के क्रॉस तो वो इजी पाथ कर प्रोवाइड करेगा। इसलिए आपने 4th यूनिट में जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें आपने डीसी सोर्स कनेक्ट किए किसके अक्रॉस, कॉइल के अक्रॉस, क्योंकि डीसी के लिए इंडक्टर जो है वो इजी पाथ प्रोवाइड करता है, बट एसी के लिए वो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर व्हेन एसी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट एंड व्हेन डीसी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी के लिए एक्सएल क्या होगा, 0, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। तो इसलिए एक्सएल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्सएल 0 है तो इसका मतलब इजी पाथ प्रोवाइड करेगा इंडक्टर फॉर डीसी, बट रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा किसके लिए, एसी के लिए। तो एक चीज और पूछी जाती है, ये मेरे पास एक्सएल है ना, एक्सएल जो है वो ओमेगा एल है, और ओमेगा आपके पास क्या है, 2 पाई न्यू एल है। तो अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूं एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच जो वो ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो आपके पास क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टर। व्हेन एसी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, द alternating current lag behind the EMF by phase angle, alternating EMF by phase angle pi by 2, or EMF lead the current by phase angle pi by 2. Now next बचा आपके पास कैपेसिटर, AC थ्रू कैपेसिटर। अब ये मेरे पास कैपेसिटर है ना, और ये एसी सोर्स कनेक्ट कर दिए, सेम, सिर्फ हमने डिवाइस ही चेंज किए हैं। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन। E is equal to E naught sin of omega t, that is alternating EMF जो अप्लाइड है, जो अप्लाई किया आपने, क्या किया है, कैपेसिटर है वो कनेक्ट किया अक्रॉस दी अल्टरनेटिंग EMF। अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे ना अक्रॉस दी सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट करोगे, अल्टरनेटिंग EMF कनेक्ट करोगे अक्रॉस दी कैपेसिटर, तो क्या करेगा वो, करंट सेंड करेगा। करंट सेंड करने के कारण क्या होगा, ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये प्लेट आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इट मीन्स चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि कितना चार्ज स्टोर हुआ वहां पे, क्यू जो वो चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर व्हेन एसी इज कनेक्टेड अक्रॉस। अगर चार्ज स्टोर कर रहा है तो इट मीन्स चार्ज जो वो किसकी इक्वल होगा, सी। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी। वी की जगह क्या है, ई यूज कर रहा हूं मैं, या आप बोल सकते हैं ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होगा, बी जो है वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन सी। और पोटेंशियल की जगह मेरे पास क्या है, बी की जगह क्या है मेरे पास, ई। जैसे जैसे इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी है ना, पोटेंशियल रेज होगा अक्रॉस द कैपेसिटर, और जैसे जैसे चार्जिंग कंप्लीट हो रही है, चार्जिंग उसकी कंटिन्यूसली हो रही है, पोटेंशियल रेज होगा, और एक स्टेज पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्यों चार्ज है और ई मेरे पास क्या है, उसका पोटेंशियल है या ईएमएफ। तो अगर पोटेंशियल जो है वो क्यू अपॉन सी है, तो क्यू किसकी इक्वल होगा, सी में। तो दैट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द
कैपेसिटर। नाउ दैट इज Q इज इक्वल टू CE है ना। अगर Q CE है तो Q मेरे पास क्या होगा, C इंटू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या किया मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ई को क्या लिख दिया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो ये मेरे पास क्यू है, मैंने ईएमएफ से स्टार्ट किया, फाइंड आउट क्या करूंगा मैं, करंट। तो क्यू है मेरे पास, अगर मेरे पास चार्ज है तो अगर मैंने करंट फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इट मीन्स मैं इसका क्या लूंगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या आएगा, सी ई नॉट डी अपॉन डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी। सी और सी क्या है, कैपेसिटेंस है। जैसे जैसे चार्ज स्टोर कर रहा है उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो सी उसका कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और क्यू चार्ज है व्हेन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, सी, और सी ई की जगह ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव क्यों कर रहा हूं मैं टी के रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने करंट फाइंड आउट करना है, ईएमएफ से स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिकली और करंट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो क्यों मेरे पास है, अब एकदम ट्राई करना चाहिए कि अगर मेरे पास चार्ज है तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। डी क्यू अपॉन डी टी क्या बन गया, करंट आई, और ये बना सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और डेरिवेटिव किसका होगा, ओमेगा टी। ये अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन ऑफ यू, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो साइन यू मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन यू क्या होगा, कॉस यू होगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ भी यू क्या है, ओमेगा टी है, तो ये बन गया कॉस साइन यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस यू, और यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो ये बना आई इज इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा आउटसाइड आ गया, और डी टी अपॉन डी टी, ये वन बन गया। तो आई आपके पास क्या आ गया, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, आई इज इक्वल टू ई नॉट वन अपॉन ओमेगा सी लिख दिया मैंने ना, नीचे में डिवीजन में क्या लिख दिया मैंने, वन अपॉन ओमेगा सी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ओमेगा सी था उसको क्या लिख दिया, वन अपॉन ओमेगा सी, सेम ही टर्म रही मेरे पास, और ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये देखो ये जो मेरे पास वन अपॉन ओमेगा सी है, ये अगेन एक नई टर्म आ गई एक्स सी, जिसको बोलते हैं आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पहले क्या टर्म डिफाइन किया आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दैट आल्सो गॉट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V यूज कर दो, और ये मेरे पास ओमेगा 2 पाई अपॉन T है, अगेन आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट हैज गॉट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए रिएक्टेंस बोलते हैं। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, I इज इक्वल टू ई नॉट XC कॉस ऑफ ओमेगा टी। आप देखो ये क्या है, ईएमएफ ओवर क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, बट वो कौन सा करंट होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो ये स्टार्टिंग में ईएमएफ था, मैंने क्या प्रूव कर दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन में, तो क्या लिखूंगा मैं, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो वही चीज लिखी मैं। अब यहाँ देखो
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। इंडक्टर के केस में यहाँ पे क्या आ रहा था नेगेटिव, बट इस केस में क्या आ गया पॉजिटिव। तो बोलता है व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी कैपेसिटर करंट लीड दी ईएमएफ बाय फेज एंगल कितना है π/2। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जिसमें ये प्रूव हो रहा है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, ये ईएमएफ थी, अप्लाइड ईएमएफ था जो आपने अप्लाई किया, और ये मेरे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ गया ω/t + π/2। फेज डिफरेंस कितना आ गया माइनस क्या आ गया ω/t, तो ये तो कैंसिल हो गया। फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2। इसलिए आप बोल रहे हैं कि व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी कैपेसिटर the phase difference between alternating EMF and alternating current is π/2। या आप क्या बोल सकते हैं when AC is passing through the capacitor alternating current lead the EMF by phase angle π/2 or simply EMF lag behind the current by phase angle π/2। एक चीज लीड कर रही है तो दूसरी क्या करेगी लैग बिहाइंड। इस केस में करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को किससे फेज एंगल π/2। इसका मतलब ईएमएफ जो वो लैग बिहाइंड करेगा बाय फेज एंगल π/2। तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं इसकी ना, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो ऐसी होगी, ये आपके पास क्या था ω/t था, और ये मेरे पास E एंड I था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट सेम। पहले ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर दो, ये π/2 आ गया, ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया, और ये 2π आ गया। ये ईएमएफ है ना। अब करंट लीड कर रहा था, अगर लैग बिहाइंड कर रहा होता तो मैं नीचे से स्टार्ट करता, अगर लीड कर रहा है तो इट मींस यहां से लीड कर रहा था। तो ये मेरे पास क्या आ गया करंट आ गया। ये शो कर रहा है कि करंट जो वो क्या कर रहा है लीड कर रहा है बाय फेज एंगल π/2 व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी कैपेसिटर। और अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये मेरे पास ईएमएफ है, लीड कर रहा है कितने एंगल से π/2 से। तो ये मेरे पास क्या आ गया आई आ गया, और ये मेरे पास एंगल क्या आ गया 90 आ गया। ये एंगल मेरे पास क्या आ गया 90। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, ये ईएमएफ आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया करंट कितने एंगल से लीड कर रहा है करंट ईएमएफ π/2 से। तो दैट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन alternating EMF and alternating current when AC is passing through resistor, inductor and capacitance। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि when AC is passing through the resistor it means both current and voltage are in same phase, and when AC is passing through the inductor current lag behind the EMF by phase angle π/2 या EMF lead the current by phase angle π/2। but in case of capacitor when AC is passing through the capacitor current lead the EMF by phase angle π/2 or EMF lag behind the current by phase angle π/2। This is all about inductor, capacitor and resistor when AC is connected across it। important है capacitor और inductor के ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम में आने के लिए। तो ये जो दो आर्टिकल हैं ये इम्पोर्टेंट है आपके पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो फिर हम कंबाइन करेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। क्योंकि सर्किट है तो सर्किट में तो तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर थ्रू दी एसी सोर्स, तो आपके पास आगे जो टॉपिक आएगा इन तीनों को कंबाइन करके आएगा कि व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर मींस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो एक चीज और है बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एसी एंड डीसी इज पासिंग थ्रू इट।
तो ये मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये मेरे पास क्या है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई न्यू सी। फॉर डीसी देखते हैं फर्स्ट। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो एक्सी क्या होगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास कैपेसिटर लगा हुआ है और उसमें अगर मैं कैपेसिटर के साथ डीसी कनेक्ट कर देता हूं तो वो ऑफर करेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसका मतलब उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर जो ब्लॉक करता है किसको डीसी को। फर्स्ट यूनिट में आपने डीसी सोर्स ही यूज किया हुआ है ना, और अगर वहां पे कैपेसिटर लगा होता तो इट मीन्स वहां पे मेंशन करते हैं कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है। सेकंड यूनिट में करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, क्योंकि वहां पे आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ जो यूज किया था वो डीसी सोर्स यूज किया हुआ। कौन सा सोर्स यूज किया हुआ था डीसी सोर्स, इसलिए आप बोलते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक करता है किसको डीसी। इंडक्टर जो था वो ऑफर करता था इजी पाथ फॉर डीसी, बट कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करता है किसको डीसी को। और फॉर एसी एक्सी क्या होगा 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है फाइनाइट है। इसका मतलब वहां पे क्या होगा रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा। एसी अगर मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी फाइनाइट होगी। अगर फाइनाइट है तो इट मींस वहां पे कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा वहां पे एसी जो है वो फ्लो कर सकता है किसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस। तो दैट इज दी ऑल अबाउट कैपेसिटर कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट प्रोवाइड द रेजिस्टिव पाथ फॉर एसी। इसको एसी अगर फ्लो कर रहा है कैपेसिटर के क्रॉस तो वो प्रोवाइड करेगा रेजिस्टिव पाथ। क्या प्रोवाइड करेगा रेजिस्टिव पाथ, मींस वहां पे रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, मींस रेजिस्टेंस होगा। बट डीसी के केस में तो वो कंप्लीटली डीसी को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि डीसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो वो क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। बट इस केस में एसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी फाइनाइट वैल्यू होगी। तो फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या है उसमें करंट फ्लो तो कर सकता है, कैपेसिटर के क्रॉस अल्टरनेटिंग करंट फ्लो तो कर सकता है, बट कैपेसिटर के क्रॉस डीसी करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो डीसी को कंप्लीटली क्या करेगा ब्लॉक करेगा। और अगर मैं एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी लिख रहा हूँ तो ये आपके पास क्या गया 2 पाई न्यू सी है ना। तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया फ्रीक्वेंसी फॉर ए कांस्टेंट कैपेसिटेंस। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में तो इट मीन्स ये ग्राफ इस तरह आएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनाइट होगी तभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा 0 होगा, तो ये टच नहीं करेगा। इट मीन्स ये इस तरह होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आप ग्राफ और फ्रीक्वेंसी वर्सेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए ग्राफ आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने पहले ही शो कर दिया हुआ है वो ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इंडक्टर कैपेसिटर एंड resistor when AC is passing through it. हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। मीन्स क्वेश्चन आते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। देखना आप एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन होगा वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। तो आप क्या लिखोगे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर मतलब वहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी,
ओमेगा आपके पास क्या है 2 पाई म्यू सी। तो डीसी के लिए यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे 0, तो एक्सी क्या होगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है इसका मतलब उसके क्रॉस डीसी करंट फ्लो नहीं कर सकता, डीसी फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए आप लिखेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हैविंग इनफाइनाइट वैल्यू। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर इसको ब्लॉक करेगा कंप्लीटली डीसी को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो सिंपल आपके पास क्या है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द resistor when current is flowing through the circuit and it does not depend upon frequency। बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या है रेजिस्टेंस है, मीन्स अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू इट, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू इट। तो बोलते हैं डिफरेंस क्या हुआ, वो भी अपोजिशन है वो भी अपोजिशन है, बट जो रेजिस्टेंस है वो सिंपली डिपेंड किस पे कर रहा है लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। बट जो आपके पास रिएक्टेंस है चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अगर फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड कर रहे हैं इसका मतलब वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन which frequently asked ki what is the difference between resistance, inductive reactance and capacitive reactance। तो you can simply say that जो resistance है वो simply क्या opposition offered by the resistor when current is flowing through it। but reactance और capacitive reactance और inductive reactance क्या है opposition offered by the inductor or capacitor when AC is passing through it। it depend upon frequency of the AC सोर्स। ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, एक और फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जिसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, वो सिंपली रजिस्टर के केस में नहीं है आपके पास। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। एक और आपके पास इसी से रिलेटेड आपके पास एक और क्वेश्चन है कि जो आपके पास कैपेसिटर है उसका आप यूज कर सकते हैं फिल्टर सर्किट। आगे आप देखना फिल्टर सर्किट मींस किसी भी सर्किट में अगर एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट एक साथ हैं और मैंने वो फिल्टर आउट करने हैं मतलब सेपरेट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करूँगा। अब वो मिक्स थे कंपोनेंट है ना, एसी कंपोनेंट भी थे उसमें और डीसी कंपोनेंट भी, मिक्स कंपोनेंट है एसी भी और डीसी। अगर मैंने फिल्टर करने हैं तो मैं क्या करूँगा मैं वहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दूंगा। कैपेसिटर क्या करेगा कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट को कम्प्लीटली क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा और एसी उसमें से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा अगर मैंने आउटपुट में यहाँ मेरे को आउटपुट चाहिए वहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर कनेक्ट कर दूँ पर्टिकुलर सर्किट में तो मैं एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूँ, इसलिए उसको बोलते हैं कैपेसिटर यूज्ड एज ए फिल्टर सर्किट। क्या यूज कर सकते हैं आप उसको एज ए फिल्टर सर्किट यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैपेसिटर का इम्पोर्टेंस है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आप अगर
एसी कंपोनेंट भी हैं और वहाँ पे डीसी कंपोनेंट भी हैं, और उनको आपने सेपरेट करना है। तो यू कैन सेपरेट डीसी कंपोनेंट फ्रॉम एसी कंपोनेंट बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर। पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉ कर देगा और एसी उसमें से पास थ्रू हो जाएंगे। इट मीन्स आपने उनको क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया, इसलिए आप इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। तो आपने क्या किया, फेजर एंड फेजर डायग्राम। फर्स्ट टॉपिक ये आपने फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर में क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है सिनुसाइडली विद टाइम और रिप्रेजेंट करती है प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट भी सिनुसाइडली वेरी कर रहे हैं विद टाइम, और मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था कि वो प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर है। इसलिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट ही क्या है, फेजर है। और अगर उनको फेज एंगल के साथ रिप्रेजेंट कर दें अल्टरनेटिंग ईएमएफ को और अल्टरनेटिंग करंट को, तो वह बन जाते हैं आपके पास फेजर डायग्राम। और फर्स्ट किया आपने एसी पासिंग थ्रू दी ओनली रजिस्टर। तो जब एसी पास कर रहा है रजिस्टर में, तो बोथ करंट एंड ईएमएफ जो हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इट मीन्स फेज डिफरेंस उनके बीच क्या होगा, जीरो। तो आप सिंपली बोलते हैं कि व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी प्योर ओमिक रेजिस्टेंस और प्योर ओमिक रजिस्टर, there is no phase difference between alternating EMF and alternating current, means EMF and alternating current are in same phase। और सेकंड केस किया आपने when AC is passing through the inductor, pure inductor means zero resistance, no potential drop across the circuit। तो जब AC पास कर रहा है प्योर इंडक्टर में, तो करंट जो है वो लैग बिहाइंड करेगा ईएमएफ को बाई फेज एंगल पाई बाई 2, या आप बोल सकते हैं ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाई फेज एंगल पाई बाई 2 से। और थर्ड आपने किया व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू दी कैपेसिटर, करंट जो है वो लीड करेगा ईएमएफ को बाई फेज एंगल पाई बाई 2, या आप सिंपली कह सकते हैं, इसको उल्ट कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो लैग बिहाइंड करेगा करंट को बाई फेज एंगल पाई बाई 2। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक में करोगे कि अगर मैं इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं और एसी सोर्स उनके अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, एसी सोर्स के अक्रॉस तीनों को कनेक्ट कर दूं और तीनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो हाउ दे बिहेव, वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या होगा, LCR सीरीज सर्किट। When AC is connected across it, means इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं और वहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ये करोगे। आप नेक्स्ट टॉपिक जो भी हैं वो LCR सर्किट से रिलेटेड ही हैं आगे।